हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश का एक मॉडल पेपर और पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं इस पेपर को समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, ये क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर है। ऐसे ही 2025 में इंग्लिश का पेपर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, सर हमने तैयारी तो शुरू कर दी है लेकिन हमें यही नहीं पता है कि पेपर हमारा कैसा होता है, कितने नंबर का क्या आता है, ये सब हमें नहीं पता और कैसे हमें सॉल्व करना होता है। तो हम हैं ना आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि क्लास 12 इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, पूरा पेपर 100 नंबर का। और अगर आपका भी टारगेट है कि अब की बार हम इंग्लिश में 100 में 100 लेकर आए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, मैं पूरा पेपर सॉल्व भी कराऊंगा, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी आपकी हो। जब तक आपको पूरा पेपर पैटर्न नहीं पता होगा, आप अच्छे से आपकी तैयारी समझ लीजिए अधूरी है। तो देखो यहाँ पे 2025 इंग्लिश, यहाँ पे पेपर कोड आपको दिया रहेगा, रोल नंबर और नेम अपना डालना होगा भाई पेपर में, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का पेपर लेकर आऊं, तो आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना, ठीक है, हमारी फैमिली में। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का पेपर। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश हिंदी में, ठीक है। देखो, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सेकंड वन इज दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन ए बी सी डी, मतलब ये क्वेश्चन पेपर हमारा 4 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। थर्ड, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। एंड फोर्थ वन इज मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने नंबरिंग दी गई है, ठीक है। तो ये तो इंस्ट्रक्शन थे। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा पेपर कैसा आएगा। देखो भैया, मैंने इंग्लिश का एक वीडियो बनाया था, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, तो आपको क्लास मिल जाएगी। उसमें इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है सबको मैंने समझाया था कैसा क्या आएगा। वैसे आज हम पेपर पूरा देखेंगे। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग होता है। सेक्शन ए रीडिंग होता है जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है। ये सेक्शन ए में आता है। देखो कैसे होता है, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको जो ये पैसेज दिया गया यहां से यहां तक, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे देखो क्वेश्चन दिया गया ए बी सी डी ई करके, इनका आंसर देना है। देखो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे। इसका आंसर देना है, आपको 15 नंबर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसी में आपको मिलेगा। इसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं भैया, अनसीन पैसेज। देखो ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वैसे अभी जो ग्रामर सेक्शन होगा उसका पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो ध्यान से समझना। देखो क्या है, मैं हिंदी मीनिंग के साथ आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो, व्हाट एवर योर टास्क में बी, यानी कि व्हाट एवर, जो कोई भी योर टास्क, आपका कार्य में भी हो, आपका कार्य जो भी हो, कंसंट्रेट यानी कि केंद्रित करें, योर होल माइंड, अपने पूरे मस्तिष्क को, अपान इट, उस पर, अपना पूरा मन उस पर केंद्रित करें। आपका कोई भी काम हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ करें। आपका कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। वही चीज कहा गया है। थ्रो इनटू इट ऑल एनर्जी आप व्हिच यू आर कैपेबल, एंड थ्रो, फेंक दो। थ्रो का मतलब होता है फेंक देना या झोंक देना, इनटू ऑल द एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा को, आप व्हिच, जिसमें यू आर कैपेबल, आप समर्थ हैं, और अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दो जिसमें आप सक्षम हैं। मतलब कहने का है कि आपका कार्य कोई भी हो, अपना पूरा मन उस कार्य पर केंद्रित करें और अपनी पूरी ऊर्जा उस पर झोंक दें जितना आप सक्षम हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, हमें टॉपर बनना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। देखो मैं हिंदी बता रहा हूं आपको, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। द फॉल्टनेस, यानी कि फॉल्टलेस, फॉल्टलेस का मतलब होता है दोष रहित। कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब क्या होगा? समापन,
कोई चीज कंप्लीट हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। आप स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों का लीड्स वो हमें ले जाता है इनविटेबली, ठीक है। इनविटेबली का मतलब अनिवार्य रूप से टू लार्जर टास्क, यानी कि बड़े कार्यों की ओर। मतलब छोटे छोटे कार्यों का दोष रहित समापन अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की ओर हमें ले जाता है। मतलब अगर हम छोटे छोटे कार्यों को समाप्त करते हुए चलेंगे तो हम बड़े कार्य की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप अगर डेली एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे तो 10 दिन में आप 10 चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है, बड़ा काम हो जाएगा। तो छोटे छोटे कार्य जो होते हैं वो बड़े बड़े कार्यों की ओर हमें ले जाते हैं। सी टू इट, इसको देखते हुए या इस बात को ध्यान रखकर, दैट की यू राइज, आप, राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब होता है उठना, उठें। बाई स्टीडी क्लाइंबिंग, यानी कि लगातार चढ़ते हुए, एंड और यू विल नेवर फॉल, आप कभी ना गिरे। यानी कि इस बात का भी ध्यान रखें कि आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें और कभी ना गिरे भैया, लगातार चढ़ते रहें, नेवर फॉल, ठीक है। एंड और हियरिन, यहां लाइट छिपा है, द सीक्रेट, रहस्य आप ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का, और यही सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। जैसे जैसे आप निरंतर कार्य करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, यही सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। लर्न, सीखें, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि लगातार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास, तो निरंतर अभ्यास से सीखें, ठीक है। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, हाउ टू हस्बैंड, कैसे उपयोग करें, ठीक है, कैसे उपयोग करें योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का। यानी कि अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से सीखें कि अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें। एंड टू कॉन्सेंट्रेट देम, और उन पर केंद्रित करें, ठीक है, केंद्रित करें। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन ये गिवन पॉइंट, यानी कि किसी दिए गए बिंदु पर। यानी कि कहा जा रहा है कि निरंतर अभ्यास से सीखें, अपने संसाधनों का उपयोग करें और उन्हें किसी भी समय किसी दिए गए बिंदु पर कैसे केंद्रित करें ये भी जाने, ठीक है। देखो, द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी, यानी कि द फूलिश, मूर्ख लोग, वेस्ट, बर्बाद कर देते हैं, ऑल देयर, अपने सभी, मेंटल, मेंटल का मतलब होता है मानसिक, एंड स्पिरिचुअल, और आध्यात्मिक एनर्जी, ऊर्जा को, इन फ्रिवोलिटी, यानी कि तुच्छता में, ठीक है। यानी कि जो मूर्ख लोग हैं वो अपनी सारी आध्यात्मिक, यानी कि आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को तुच्छता में बर्बाद कर देते हैं। फूलिश चैटर, यानी कि मूर्खतापूर्ण बकवास में बर्बाद कर देते हैं। आर सेल्फिश आर्गुमेंट, और स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद कर देते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी पूरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को किसमें बर्बाद कर देते हैं, मूर्खतापूर्ण बकवास में, तुच्छता में और स्वार्थी तर्क वितर्क में वो बर्बाद कर देते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ शारीरिक ज्यादतियों का तो जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपका भैया एक पैसेज था। हिंदी आप निकाल सकते हैं, निकालिए, नहीं निकाल सकते तो आप आंसर लिखिए ढूंढ ढूंढ के। देखो, क्वेश्चन है हाउ शुड बी डू आवर टास्क, यानी कि इसका मतलब होगा हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो सिंपल सा इसका आंसर है। तो देखो इसका आंसर दिया गया है, देखो, व्हाट एवर योर टास्क में बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, ठीक है। मतलब यही इसका आंसर होगा। हाउ शुड बी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बी शुड डू आवर टास्क बाय कंसंट्रेटिंग आवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रोइंग इनटू इट ऑल एनर्जी। देखो यहां पे लिखा है कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, यानी कि हमें अपना कार्य पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए और उसमें अपनी पूरी ऊर्जा को झोंक देना चाहिए। बस यही इतना लिख दो भैया, यहां से लेकर यहां तक थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, काम आपका हो जाएगा। बस इतना सा लिखना है। बी देखो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। ऐसे ऐसे सीखो, धीरे धीरे सीखते चलोगे। किसी चीज को सीखो, रटने से काम नहीं चलने वाला। देखो When shall we never fall, यानी कि हम कभी नहीं गिरेंगे। तो देखो यहां पे लिखा है ये यहां से When you rise by steady climbing and you will never fall, बस इतना सा लिखना है। When you rise by steady climbing and you will never fall, जब आप लगातार चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे आप कभी नहीं गिरेंगे। इसका आंसर यही पे है। 3 नंबर और कंप्लीट। क्या है इसमें, नहीं हिंदी निकाल पाते अगर तो आप लोग इसका आंसर ढूंढिए। इसमें इतना तो दिमाग आपको भगवान ने दिया है। सी वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है ये भी बताना है। तो वही चीज यहां पे भी लिखना है। देखो ये यहीं से
स्टीडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेबल फॉल एंड हियरिन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देना, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन ये स्टीडी क्लाइंब टुवर्ड सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ। मतलब आपको थोड़ा बना चढ़ा के इसको लिख देना है, मतलब जो सच्ची शक्ति का रहस्य है वो कहाँ छिपा है। आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर, आप लगातार चढ़ते हुए आगे बढ़े, ठीक है, यही सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। 3 नंबर ये भी कंप्लीट। डी देखो, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी। मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा को कहां बर्बाद करते हैं। तो यहां पे लिखा है द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवलिटी, फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट। इतना सा आप अगर लिख देंगे भैया 3 नंबर ये भी कंप्लीट। आखिर क्या है इसमें, क्यों आप परेशान होते हैं, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, बस यही सब आंसर है। ई देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो फॉल्स का अपोजिट है। फॉल्स का मतलब होता है गलत, देखो ट्रू का मतलब होता है सही या सच्चा, तो ट्रू होगा भैया, आप लोग डायरेक्ट लिख दो ट्रू, ठीक है। दूसरा व्हाट इज मीन्ड बाय टू कॉन्सेंट्रेट। टू कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होगा, तो अपनी तरफ से लिख दो टू कॉन्सेंट्रेट मीन्स, इसका मतलब होता है टू फोकस ऑल द अटेंशन और एफर्ट ऑन ये पार्टिकुलर टास्क। मतलब किसी चीज पे, किसी एक विशेष कार्य पर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करना, उसी पर फोकस करना, वही कंसंट्रेट है, ठीक है। तीसरा, गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश। फूलिश का एंटोनिम क्या होगा भैया, तो फूलिश का मतलब मूर्ख, तो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। ऐसे लिख दो, काम खत्म। ये देखो, ये वोकेबुलरी है, ये 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 वोकेबुलरी। तो देखो ये आपका हो गया 12 और 3 15 नंबर कंप्लीट हो गया। क्या है इसमें, क्यों परेशान होते हो, ठीक है। तो 15 नंबर आपका कंप्लीट। और सेक्शन ए भी हमारा कंप्लीट हो गया, बस इतना सा था, इतने से ही काम था। सेक्शन बी पे आए भैया हम लोग। सेक्शन बी हमारा है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन का मतलब आपको ये 20 नंबर का टोटल आता है, मैंने पहले ही बताया था। सेक्शन बी 20 नंबर का आएगा। देखो 10 नंबर का आपका आर्टिकल आएगा, 10 नंबर का आपका लेटर आएगा, बस यही सब होता है। क्यों परेशान हो, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखो दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। यानी कि इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। अब आपको किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना आता है वो आपको चूज करना है, आपका काम है वो, ठीक है। देखो, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। ए थ्रेट, खतरा, टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। तो आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा, हम सबके लिए खतरा है आतंकवाद, इस पर आर्टिकल लिखना। बी, स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन। स्टेप्स, कदम, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, सिटीज, शहरों को, क्लीन, स्वच्छ, यानी कि शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम, इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। सी, योर एम इन लाइफ, यानी कि आपका जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो भाई, वो आपको लिखना है। तो तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। आर्टिकल या तो आप हेडिंग डाल के 2-3 हेडिंग में लिखें, ठीक है, या तो आप पैरा वाइज लिख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, 3-4 पैराग्राफ्स में आप आर्टिकल लिख सकते हैं। दैट्स अ बेटर। ऐसा नहीं है कि एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल लिख दिया, ये गलत तरीका है, ठीक है। मैं आगे आगे बताऊंगा, आप सर्च करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अब लेटर पे आते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, यानी कि प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों को, ठीक है। तो विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को, प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। पता है तो लिखो, नहीं तो और लगाए। देखो 10 नंबर का ये भी आता है, नहीं पता तो ये वाला लिख दो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए नेशनल डेली, यानी कि दैनिक, राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को, स्वयं व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता को, ओवर इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती कीमतों पर, मूल्य वृद्धि जिसको बोलते हैं। तो किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को बढ़ती मूल्य पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखो। मतलब प्राइस लगातार बढ़ रही है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए आपको एक लेटर लिखना है। तो दोनों में से जिस पर भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट। और अगर आपको नहीं पता लेटर कैसे लिखते हैं तो आप सर्च करो 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कोई ऐसा बचा नहीं जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है। आप लोग सर्च करके सब कुछ देख सकते हो और आगे आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा।
सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। 20 नंबर के टॉपिक इससे आते हैं, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। अब आप लोग कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन नहीं दिया। भैया इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, हमारे साथ बने रहें। कमेंट में आप लोग लिख देना जो भी चाहिए, आर्टिकल चाहिए तो आर्टिकल लिख देना, लेटर चाहिए लेटर लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन पे चलते हैं और इसको हम सॉल्व भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखो 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। देखो 5 × 2 = 10, ठीक है। ए देखो, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, यानी कि वन वो हु सीज जो देखता है द डार्क साइड अंधेरा पक्ष ऑफ ए थिंग चीजों का, तो वो व्यक्ति वो जो किसी चीज का अंधेरा पक्ष देखता है उसे क्या कहा जाता है। देखो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो ए है ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी, सेकंड है पेसिमिस्ट निराशावादी, थर्ड है डार्की अंधेरा, फोर्थ है होपलेस यानी कि निराशाजनक। भैया उसको पेसिमिस्ट कहा जाता है, निराशावादी। जो चीजों को अंधेरे पक्ष की ओर देखता है उसे पेसिमिस्ट कहा जाता है। बी देखो, द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, यानी कि आंख का तारा होने का अर्थ क्या है। द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब आंखों का तारा, इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में तो आपने पढ़ा ही होगा भैया। और ये है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। फर्स्ट है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग, टेंडर का मतलब होता है कोमल। सेकंड है ए टीयरफुल आई, यानी कि अश्रुपूर्ण भाग, मतलब आंसू से भरे हुए, अश्रुपूर्ण आंख, आंसू से भरे हुए आंख। तीसरा है वेरी डियर, बहुत प्यारा। चौथा है ये कॉस्टली ट्रीटमेंट, एक महंगा उपचार ऑफ एन आई, आंख का, यानी कि आंख का महंगा इलाज। तो भैया आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना, वेरी डियर, हिंदी में पढ़ा है तो इंग्लिश में भी जान जाओगे, ये इसका अर्थ होगा। सी देखो सिनोनिम से ये, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट, ठीक है। तो फर्स्ट है फिनिश, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना। सेकंड है डीमोलिश, ध्वस्त करना। थर्ड है स्टॉप, रुकना। और फोर्थ है एंड, एंड का मतलब होता है अंत, सबको पता है। तो इसका सी का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही होगा। डीमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना या नष्ट करना, और डिस्ट्रॉय का मतलब भी नष्ट करना। अब क्योंकि सिनोनिम्स है तो सिनोनिम्स का मतलब होता है कि अर्थ आपके समान होंगे, वर्ड अलग अलग होंगे। तो देखो डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, डीमोलिश का मतलब भी नष्ट करना, दोनों के अर्थ समान है, वर्ड अलग अलग है, यही समानार्थी शब्द होता है, इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। डी देखो, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, मतलब आपकी घड़ी में क्या समय है। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है, मतलब इसमें गलती है वही आपको चूज करके लिखना होगा, कहां पे गलती है वो आप जाने, ठीक है। ये सिंटैक्स है। फर्स्ट है व्हाट, सेकंड है टाइम, थर्ड है इन, फोर्थ है वॉच। भैया इन में गलती है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इन नहीं रहेगा, यहां पे आप बाई लिखेंगे, बाई योर वॉच, ठीक है। मतलब आपकी घड़ी में क्या समय है, इन नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ई देखो, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। फर्स्ट है गुड, गुड का मतलब अच्छा। सेकंड है बैड, बैड का मतलब खराब। थर्ड है वर्स, वर्स का मतलब बदतर। और फोर्थ है वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब सबसे खराब। तो भैया इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, वर्स। देखो बेटर का मतलब अच्छा होता है या बेहतर जिसको बोलते हैं, बेहतर, अच्छा नहीं बेहतर बोलिए, ठीक है। और वर्स का मतलब होता है बदतर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। हो गया, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो आगे टॉपिक आ रहा है भैया इसको मैं समझाऊंगा सॉल्व करके, टेंशन नॉट जब तक है हम, ठीक है। देखो यहां से हम लोग समझेंगे, थोड़ा समझो, चीजों को समझोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सेटलमेंट कर देते हैं, प्रॉब्लम्स ना हो। देखो जैसे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको 2 डायरेक्ट स्पीच दिए गए, दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना, 2 नंबर आपको मिलेगा। अब आप ग्रामर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो रहेगा ही भाई, सबको पता है। देखो फर्स्ट है महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा, क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो, ठीक है। तो इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। देखो इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, ये व्हाट आगे लगा है तो ये इंट्रोगेटिव है, सबको पता है। कौन सा टेंस है यहाँ पे, देखो ईजारएम लगा है, वर्ब में आईएनजी है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो देखो महेश भैया महेश ही रहेंगे, ठीक है,
नाम ही काफी है। सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज कर देंगे, आस्क्ड। ठीक है, रीता रीता ही रहेंगी, रीता को हम नहीं बदल सकते। अब आपका क्वेश्चन वर्ड आया है तो इंट्रोगेटिव में ये नियम है कि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आता है सामने तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन वर्ड को उतार लेंगे व्हाट। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम अफर्मेटिव बनाएंगे यानी कि असर्टिव। आप डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है रीता। रीता के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, सी यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं, हाँ यूज करते हैं। देखो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट है रीता, तो रीता के जगह पे हम सी यूज करेंगे क्योंकि रीता फीमेल है, उनके लिए हम सी का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, तो सी के बाद वाज लगेगा क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस में वाज लगता है। वाज डूइंग तो डूइंग रहेगा ही भैया, डूइंग, और हियर बदल जाएगा दियर में, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डियर हो जाता है। ठीक है, तो समझे। महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, महेश ने रीता से कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग हियर, देयर, बस हो गया। दूसरा देखो मेरे भाई, दूसरा भी समझना पड़ेगा, दूसरा तीसरा जो भी है सबको हमें समझना है क्योंकि आगे बढ़ना है। दूसरा देखो क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, यानी कि किसी से झगड़ा मत करो। ये कौन सा सेंटेंस है, डू नॉट क्वेरल, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और यहां पे देखा जाए तो जो हमारे टीचर जी हैं वो आदेश दे रहे हैं, वो कमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द टीचर। अब सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो भैया यहाँ पे टीचर जो है वो कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे कमांडेड का यूज हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कमांडेड। अगर रिक्वेस्ट करते तो हम रिक्वेस्टेड का यूज करते, अगर ऑर्डर देते तो हम ऑर्डर का यूज करते। ठीक है, तो कमांडेड द स्टूडेंट्स, शायद आप ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए यहां पे आपका डू नॉट है, तो इंपरेटिव में भैया हम टू का यूज करते हैं, टू से ऐड करते हैं, तो नॉट आ गया तो पहले नॉट को लिख देंगे, नॉट टू क्वेरल, नॉट टू क्वेरल विथ ऐसे ही रहेगा, और वन अनदर भी ऐसे ही रहेगा, बस हो गया। ये भैया आपका ये आपका इनडायरेक्ट में बदला जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए नए होंगे उनको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेना, हम आपको आगे आगे सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, यानी कि जो हमारा इसको बोलते हैं हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। देखो ये बी वाला, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको ब्रैकेट के अनुसार इसको कंबाइन करना है, इसको सिंथेसिस हम लोग बोलते हैं। देखो क्या है, जैसे फर्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, दोनों सेंटेंस को जोड़कर। देखो सिंथेसिस होता क्या है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी कौन सा, जो ब्रैकेट में दिया गया है। तो ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे भैया। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो पहले लिखेंगे आई डू नॉट नो, ठीक है, फिर लगाएंगे हम लोग वेयर, ठीक है, वेयर, फिर लिखेंगे यू आर गोइंग। अब हमारे जो बहुत बुद्धिमान लड़के हैं वो कहेंगे सर जी वेयर के बाद यू कैसे लगा दिया, वेयर के बाद आर लगेगा और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा। नहीं भैया, देखो एक और वेयर होता है जिसका मतलब होता है की कहां, ये वो वाला वेयर है, वेयर का मतलब की कहां होता है, ठीक है, ये वो वाला है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर यू आर गोइंग, की तुम कहां जा रहे हो, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। तो ये जो वेयर है ये कॉम्प्लेक्स में यूज होता है, जिसका मतलब की कहां होता है, और इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब ना लिखकर यू लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को, ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव नहीं होता। दूसरा देखते हैं मेरे दोस्त, दूसरा देखो, समझो मैं दोनों बता रहा हूं, आपको करना एक ही होगा। देखो दूसरा, ही वाज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया, ठीक है, ही वाज इम्प्रिजन्ड, उससे कैद कर लिया गया। इसको कंपाउंड में बदलना है, मतलब उस पर जुर्माना लगाया गया, उसको कैद कर लिया गया। ये दोनों पैसिव वॉइस से ध्यान देना। अब देखो इसको हम कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं है, ही वाज फाइंड लिखेंगे, ही वाज, फाइंड का मतलब होता है जुर्माना लगाना, तो ये फाइंड है, बीच में एंड लगा देंगे और फिर लिख देंगे इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड,
ठीक है। तो ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, यानी कि उस पर जुर्माना लगाया गया और कैद कर लिया गया। बस ये कंपाउंड में बदला जा चुका है भैया। तो ये हमारा हो जाएगा सिंथेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। देखो भैया पूरा पेपर हमें समझना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। टॉपिक को ध्यान से समझना, इसको समझते हैं। सी वाला, इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा रिकलिया, ठीक है। देखो, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, आपको ब्रैकेट के अनुसार इसको ट्रांसफॉर्म करना है। प्यार से इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट है जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, यानी कि कहा जा रहा है कि जम्मू जो है वो दिल्ली जितना गर्म नहीं है। ये है पॉजिटिव डिग्री, इसको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में। ये डिग्री चेंजेस है भैया, कैसे करोगे तो हम लोग बताते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दिल्ली, पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, कौन गर्म नहीं है, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली इज हॉट में ई आर लगा देंगे तो ये हॉटर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, देन ठीक है जम्मू। अब ये आपका हो जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री, क्योंकि इसमें ई आर लग गया, जो इसका जो एडजेक्टिव है, विशेषता है, उसमें ई आर लग गया। तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, मतलब दिल्ली जो है वो जम्मू से ज्यादा गर्म है, वही चीज है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा वाला देखते हैं, ध्यान से समझना। दूसरा वाला क्या है, हु कैन डू इट, पैसिव वॉइस में इसको बदलो, हु कैन डू इट। तो अगर हु आगे है भैया तो हम लोग लिखते हैं बाई होम, बाई होम का यूज करते हैं, पता होगा आपको, बाई होम, फिर कैन लगाएंगे, फिर इट लिखेंगे, अब बी लिखेंगे, फिर डन लिख देंगे। ये आपका बदल गया है पैसिव वॉइस में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका। अब हम लोग चलेंगे डी वाले पे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है, इनको हम प्यार से कहते हैं सिंटैक्स, मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। देखो इसमें गलती होगी, उसको सही करके लिखना। 2 नंबर देखो, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। यहां पे गलती क्या है, देखो भैया देयर के साथ एम नहीं लगता, आर लगता है, बस इतना सा गलती है, इतना तो आप लोग जान ही सकते हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, एम के जगह पर आर लगेगा, सीधा सीधा गलती दिख रहा था भैया, दियर के साथ आर लगता है। दूसरा, बस इतनी सी गलती थी, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यानी कि वो ये काम करते करते थक गया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गलती कहाँ है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। टेंशन मतलब सारी गलतियां हम जानेंगे, जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो दूसरा, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यहाँ पे गलती क्या है, बहुत ही सिंपल सी गलती है, आप लोग अगर जान सकते हैं तो जानिए, ठीक है। आप लोग चलो एक काम करो, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आखिर इसमें गलती कहाँ पे है। मैं इसको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम जाने कि आप लोग इसका सही आंसर दे भी पाते हैं या नहीं, ठीक है। ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, चलो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ई वाला देखो भैया, इसको होमोफोन्स बोलते हैं, प्यार से देखो। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से किसी एक का अपने वाक्यों में उपयोग करें ताकि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे देखो, दोनों पढ़ने में सेम लगेंगे आपको, आइडल आइडियल, और दूसरा है बर्थ बर्थ, दोनों पढ़ने में सेम भाई भाई लग रहे हैं। अब इसका आप लोग वाक्य प्रयोग करें, सेंटेंस में यूज करें ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। चलो मैं बताता हूं। आइडल आइडल का मैं नहीं बताऊंगा, इसका मैं बता रहा हूं, बर्थ बर्थ का। देखो इस बर्थ का मतलब क्या होता है, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, BIRTH, बर्थ का मतलब जन्म, ठीक है। और इस बर्थ का मतलब क्या होता है ये आपको जानना है, ठीक है। इस बर्थ का मतलब होता है घात, या आप बर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस आइडल का मतलब क्या होता है, बेकार या आलसी। इस आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको जानना है। तो देखो फर्स्ट वाला, जैसे सेकंड वाला बर्थ, तो आप लोग सेंटेंस में यूज कर दीजिए। जैसे लिख दीजिए, माई सिस्टर जस्ट गेव बर्थ टू ए स्वीट बेबी गर्ल सी नेम्ड रोजी, यानी कि मेरी बहन ने हाल ही में एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रोजी है।
मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। जैसे माई सिस्टर जस्ट गेव बर्थ टू ए स्वीट बेबी गर्ल्स सी नेम्ड रोजी, ठीक है। दूसरा बर्थ BERTH वाला, आई बुकड द अपर बर्थ फॉर माई ट्रेन जर्नी, यानी कि मैंने अपनी ट्रेन यात्रा के लिए अपर बर्थ बुक किया, ठीक है। बस हो गया इतना सा। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन। एक और चीज है इसमें सेक्शन सी में, ये होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 5 नंबर का आएगा। देखो जितना सॉल्व मैं करवा सकता हूं उतना करवा दे रहा हूं, बाकी अगर आप पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं पूरा भी दे दूंगा। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी ले आऊंगा। देखो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये तो आपको पता है, ये हिंदी का पैसेज रहेगा। देखो हिंदी का पैसेज दिया गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। कर सकते हैं करो, नहीं कर सकते फिर भी करो, क्योंकि छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हुआ। टोटल 25 नंबर का ये आता है शायद, ठीक है, 25 नंबर का। सेक्शन डी लिटरेचर पे आते हैं, 40 नंबर का पूरे आएगा ये। 15 नंबर प्रोज के, 10 नंबर पोएट्री के और 15 नंबर सप्लीमेंट्री के, टोटल 40 नंबर। देखो ध्यान से समझो, जैसे 7 ये प्रोज का क्वेश्चन होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, 8 नंबर का रहेगा। मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको मिलेगा। 40 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। जैसे देखो ए है, whom did M. Hamel, M. Hamel ने किसको ब्लेम, दोषी ठहराया फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, यानी कि प्रॉपर ध्यान न देने के लिए द स्टडी ऑफ फ्रेंच की पढ़ाई पर। तो फ्रेंच की पढ़ाई पर मतलब M. Hamel ने फ्रेंच की पढ़ाई पर प्रॉपर ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया? पता है तो करो, नहीं तो और लगा है। Who was the rat trap seller, चूहे दानी बेचने वाला कौन था? How did he make them, वो इसको कैसे बनाता था? तो दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर ले जाओ, ठीक है। अब भी देखो, ये सब मैं बताऊंगा आगे, अभी मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं कैसा आएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के बच्चों के लिए कूड़े करकट का महत्व क्या था? सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या महत्व था? नहीं पता तो और लगा है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है ये। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, इंडिगो का है, तो गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया? तो दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर ले जाओ। तो इसका मतलब है कि ए और बी में एक एक क्वेश्चन आपको करने होंगे, 4-4 नंबर के आते हैं, 8 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, तभी तो 15 नंबर होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, लगभग 80 शब्दों में आपको आंसर देना होगा, 7 नंबर का आएगा। ए देखो, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय किया? बी देखो, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर एज डिपिक्टेड इन द लास्ट लेसन इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट में दर्शाए अनुसार कचरा बीनने वालों की दुर्दशा का वर्णन करो। तो भैया ये 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, एक आपको करना होगा, 7 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो 8 नंबर शॉर्ट और 7 नंबर लॉन्ग, 15 नंबर प्रोज से पूछे जाएंगे। अब पोएट्री पे आते हैं, देखो 9 नंबर। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा इतना बड़ा सा किसी चैप्टर का, वो माय मदर एट 66 का हो सकता है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी का भी हो सकता है, कीपिंग क्वाइट का भी हो सकता है। 6 नंबर का रहेगा और इसी स्टैंजा से रिलेटेड ABC करके 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दो, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो 6 नंबर इसका। 4 नंबर सेंट्रल आइडिया का आता है। देखो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर का रहेगा। जैसे कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। ये चैप्टर शायद हट गया है, तो इसको मैं नहीं हटा है कि नहीं वो आप लोग क्लियर कीजिएगा। इसके जगह पर आप लिख दीजिएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो ये आपको सेंट्रल आइडिया याद करना होगा और यही 3 सेंट्रल आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66 और ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इन तीनों को याद कर लो, 4 नंबर आपका कंप्लीट है। तो 10 नंबर का आपका पोएट्री से रहेगा, मतलब 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। अब सप्लीमेंट्री पे आते हैं, वही सेम प्रोसेस। देखो 11 नंबर, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 8 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, मतलब प्रोज की तरह, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो क्या है, ध्यान से इसको समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो ए है, हु वाज हाना, हाना कौन थी?
हाउ डिड हाना मीट सदाओ, हाना सदाओ से कैसे मिली, ठीक है, ये आप नहीं पता तो और लगा। डिस्क्राइब द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो। दोनों में से जो आपको पता है आप कर सकते हैं। बी देखो, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहाँ स्थित था, नहीं पता तो और लगा। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि ज्योतिषियों का टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी थी, बस हो गया। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 12 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का आएगा। लॉन्ग ये है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग शो, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकी युद्ध कैदी की जान कैसे बचाई और हाना ने ऐसा करने में उसकी कैसे मदद की। बी, हु वाज सैम वेनर, सैम वेनर कौन था। व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उन्होंने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा। तो 7 नंबर का ये आएगा, दोनों में से एक करना होगा। तो पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया। हमारा पेपर जो है वो 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए की बात करें तो अनसीन पैसेज रहेगा 15 नंबर का, सेक्शन बी में आर्टिकल लेटर 20 नंबर का, सेक्शन सी में ग्रामर 25 नंबर का और सेक्शन डी में प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री 40 नंबर के। टोटल 100 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे इंग्लिश का पेपर आएगा। देखो मैंने कुछ सॉल्यूशन भी आपको दिए, जितना मुझसे हो सकता था मैंने प्रोवाइड कराया। तो ये था पूरा इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसा हमारा पेपर आएगा, कितना अच्छा आएगा, कितना बेकार आएगा। तो वो सारी चीजें आप खुद समझ सकते हैं यहाँ से। तो आज का क्लास कैसा लगा, इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।